छात्रावास से निकलने के बाद रुद्र ने अपना मोबाइल फोन निकाला और निहाल का नंबर डायल किया। फिर उसने उसे पार्थ के छोटे भाई से मिलने के बारे में बताया। मूल रूप से रुद्र ने पार्थ के छोटे भाई से व्यक्तिगत रूप से मिलने और मेट्रो परियोजना के बारे में उससे बात करने की योजना बनाई थी। आखिरकार रुद्र को दूसरों से मदद मांगनी थी। अगर वह खुद नहीं जाता तो यह अनुचित लगता, लेकिन क्योंकि वह जानता था कि ईशा उसका इस्तेमाल कर रही थी, रुद्र ने यह विचार छोड़ दिया। वह ईशा को इस काम से निपटने देना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या ईशा वास्तव में उसके साथ सहयोग करने का इरादा रखती है। यह सब निहाल को समझाने के बाद रुद्र ने अकेले टैक्सी लेकर घर का रास्ता लिया। रुद्र पूरे दिन स्कूल के खेल आयोजन में व्यस्त था, इसलिए घर पहुंचने पर वो थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। एक साधारण स्नान के बाद वो आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट गया। रुद्र जल्दी ही सो गया। जब रुद्र ने दोबारा आंखें खोली तो उसे पता चला कि वो दोपहर के 2 बजे तक सोता रहा था। निहाल, ईशा और पार्थ का छोटा भाई सुबह 10 बजे मिले थे, इसलिए रुद्र जानता था कि अब तक उनकी मुलाकात खत्म हो चुकी होगी। इसलिए उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और पाया कि निहाल का एक मिस्ड कॉल था। रुद्र ने जल्दी से वापस कॉल किया। रिंग रिंग। फोन 2 बार बजने के बाद निहाल ने कॉल उठा ली। कैसा रहा? रुद्र ने सीधे पूछा। मिस्टर सिंघानिया, चिंता मत करो, काम हो गया है। देवनगर के मेट्रो विभाग के निदेशक देवेश ने इस परियोजना को आंतरिक रूप से हमें देने के लिए सहमति दे दी है। उसने हमें 5 साल तक प्रबंधन अधिकार देने का भी वादा किया है। निहाल ने खुशी से कहा। इतनी आसानी से हो गया? ये सुनकर रुद्र को कमोबेश आश्चर्य हुआ। जब मिस मेहता ने व्यक्तिगत रूप से कदम उठाया है तो देवेश को मानना ही पड़ेगा। मूल रूप से मुझे लगा कि सेठी की तरह 2 साल के प्रबंधन अधिकार प्राप्त करना बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस मेहता इतनी मजबूत होंगी और 5 साल के प्रबंधन अधिकार मांग लेंगी। हालांकि देवेश थोड़ा हिचकिचाया, फिर भी उसने अंत में सहमति दे दी। निहाल ने मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान था। सबसे पहले उसे उम्मीद थी कि चीजें इतनी आसानी से नहीं होंगी। दूसरे, उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशा वास्तव में उसकी मदद करेगी। ईशा ने सेठी को नाराज कर दिया, लेकिन मेट्रो परियोजना जीतने में उसकी मदद की। इस बात से यह देखा जा सकता है कि ईशा सेठी की व्यक्ति नहीं थी। अगर ईशा सेठी की व्यक्ति होती तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करती। रुद्र फिर से हिचकिचाने लगा। क्या ईशा पर भरोसा करने लायक था? आगे क्या करने की योजना है? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा। मिस्टर सिंघानिया, चूंकि देवेश ने पहले ही मेट्रो परियोजना को आंतरिक रूप से हमें देने पर सहमति दे दी है, हमें सेठी के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निहाल ने धीरे धीरे कहा। तो हम मेट्रो परियोजना के बोली लगाने तक इंतजार कर सकते हैं, है ना? रुद्र ने पूछा। मिस्टर सिंघानिया, क्या आपने इस परियोजना को सेठी के प्रभारी व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं लिया था? निहाल ने पूछा। हाँ, क्यों? रुद्र उत्सुक था। उस मामले में हम आग में घी डाल सकते हैं। मैं आपके नाम पर एक पार्टी आयोजित करूंगा और मुंबई के सभी बड़े लोगों को आमंत्रित करूंगा। देवेश और अन्य भी इसमें शामिल होंगे। निहाल ने कहा। मेरे नाम पर? क्या मुझे भी सामने आना होगा? रुद्र ने भौंक सिकोड़कर पूछा। बेशक, आपको खुद को दिखाना होगा, निहाल ने जवाब दिया। उस मामले में क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे मुंबई को मेरी पहचान पता चल जाएगी? रुद्र कुछ हद तक परेशान था। आखिरकार मुंबई विश्वविद्यालय में रुद्र की पहचान उजागर हो गई थी और वह पहले से ही बहुत परेशान था। अगर निहाल वास्तव में अपने नाम पर पार्टी आयोजित करता तो मूल रूप से मुंबई में हर कोई रुद्र को जान जाएगा, और यह भी कि रुद्र नाशिक का सबसे अमीर लड़का था। रुद्र इस तरह की चीज के बहुत खिलाफ था। रुद्र को तो यह भी संदेह हुआ कि ईशा ने निहाल से कुछ कहा था। ऐसा लग रहा था कि उन दोनों ने मिलीभगत कर ली थी। एक चाहता था कि वह स्कूल में अपनी पहचान उजागर करे और दूसरा चाहता था कि वह शहर में अपनी पहचान उजागर करे। हो सकता है कि वह भविष्य में मुंबई में न रह पाए। यह सिर्फ एक सुझाव है,
अगर हम इस पार्टी की मेजबानी करते हैं तो सबसे पहले हम सेठी के लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। दूसरे, हम बाहरी दुनिया को एक संदेश भेज सकते हैं कि ये परियोजना हमारी कंपनी को दी गई है, अन्य कंपनियां हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी। नेहाल रुका और आगे कहा, मिस्टर सिंघानिया, आपका लक्ष्य इस परियोजना को जीतना नहीं है, बल्कि इस परियोजना का उपयोग नंदिनी को धमकी देने के लिए करना है, जो मुंबई में सेठी की प्रभारी व्यक्ति है ना? हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया, लेकिन एक बार बोली खत्म हो जाने के बाद नंदिनी प्रभारी व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान पूरी तरह से खो देगी। भले ही हम इस परियोजना को जीत ले, हम इस परियोजना का उपयोग नंदिनी के साथ बातचीत करने के लिए नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम सभी को ये बता दें कि हमने बोली शुरू होने से पहले ही इस मेट्रो परियोजना को आंतरिक रूप से तय कर लिया है, तो नंदिनी शांत नहीं बैठ पाएगी और आपसे संपर्क करने की पहल करेगी। तब तक आप इस मेट्रो परियोजना का उपयोग उससे बातचीत करने के लिए कर सकते हैं, नेहाल ने समझाया। नेहाल की योजना सुनकर रुद्र ने सोच समझकर सिर हिलाया। बोली खत्म होने से पहले यह परियोजना रुद्र के लिए एकमात्र मोल भाव की वस्तु थी। हालांकि बोली खत्म होने के बाद यह परियोजना अब ऐसी वस्तु नहीं थी जिसका रुद्र उपयोग कर सकता था। इसलिए नेहाल इस खबर को फैलाने के लिए इस तरीके का उपयोग करना चाहता था। मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे इसके बारे में सोचने दो, रुद्र ने कहा। ठीक है, नेहाल ने जल्दी से सहमति दी और फिर फोन काट दिया। फोन काटने के बाद रुद्र ने फायदे और नुकसान को तौला, ये सोचते हुए कि आगे क्या करना है। हालांकि रुद्र का फोन फिर से बज उठा। रुद्र ने अपने फोन की ओर देखा। जब उसने फोन पर नाम देखा तो वह हैरान था, क्योंकि उसे कॉल करने वाली प्रिया की चचेरी बहन कणिका थी। रुद्र की आंखों में उत्साह की चमक थी। कणिका ने उससे संपर्क किए हुए बहुत समय हो गया था। अब कणिका ने रुद्र से संपर्क करने की पहल की। यह बहुत संभव था कि उसे प्रिया से कुछ खबर मिली हो। इसलिए रुद्र ने जल्दी से अपना फोन उठाया और कॉल का जवाब दिया। रुद्र जानता था कि कणिका का प्रिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। जब प्रिया देश छोड़कर चली गई तो उनका आपस में संपर्क टूट गया। यहां तक कि प्रिया के माता पिता को भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही थी। हालांकि प्रिया हमेशा कणिका के संपर्क में रही थी। यह साबित करने के लिए काफी था कि कणिका और प्रिया कितनी करीब थी। रुद्र और कणिका का बहुत कम संपर्क था। वास्तव में अब कोई संपर्क नहीं था। इसलिए रुद्र को लगा कि कणिका के उसे कॉल करने के केवल दो ही कारण हो सकते थे। या तो कणिका किसी मुसीबत में फंस गई थी और उसे रुद्र की मदद की जरूरत थी, या फिर प्रिया के बारे में कोई खबर थी। इसीलिए रुद्र ने तुरंत फोन उठाया। कणिका, क्या हुआ? रुद्र ने धीरे से पूछा। रुद्र, क्या अभी तुम्हारे पास समय है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। कणिका ने बिना समय गवाए सीधे बात कही। क्या बात है? रुद्र को कणिका की आवाज में कुछ गड़बड़ लगी और उसने माथे पर शिकन डालकर पूछा। ये प्रिया के बारे में है, मैं तुम्हें फोन पर नहीं समझा सकती। चलो मिलते हैं और बात करते हैं, कणिका ने जवाब दिया। जब रुद्र ने प्रिया का नाम सुना तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसका अनुमान सही था। कणिका ने उसे प्रिया की वजह से ही फोन किया था। कणिका, तुम कहां हो? मैं अभी आता हूं, रुद्र ने जल्दी से कहा। मैं पश्चिम मार्ग पर स्टारबक्स में तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलो मिलते हैं और बात करते हैं, कणिका ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। ठीक है, रुद्र सहमत हुआ और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद रुद्र बाथरूम में गया, अपना चेहरा धोया, फिर उसने नए कपड़े पहने और जल्दी से निकल गया। कणिका की आवाज से रुद्र ये समझ गया था कि प्रिया को कुछ समस्या जरूर हुई होगी। कणिका की आवाज उदास थी और उसने फोन पर पूरी बात साफ साफ नहीं बताई। यह साबित करने के लिए काफी था कि मामला कितना पेचीदा था। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र ने एक टैक्सी ली और पश्चिम मार्ग पर स्टारबक्स पहुंचा। फिर उसने कणिका को कॉल करके उसका पता लगाया। आज कणिका ने एक छोटी काली स्कर्ट पहन रखी थी। उसकी काया आकर्षक थी और उसके चेहरे की बनावट सुंदर थी। हालांकि
उसके सुंदर चेहरे पर चिंता और घबराहट के निशान थे। कणिका, रुद्र ने कणिका को बुलाया। कणिका ने अचानक रुद्र की तरफ देखा। उसने जल्दी से कहा, रुद्र, तुम आ गए, जल्दी से आकर बैठो। कणिका, क्या हो रहा है? प्रिया को क्या हुआ? रुद्र कणिका के पास गया और बेचैनी से पूछा। कणिका ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और रुद्र की तरफ देखा। उसकी सुंदर आंखें चिंता से भरी हुई लग रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, रुद्र, मुझे तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि प्रिया ने मुझसे पहले ही कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ न बताऊं। यही कारण है कि प्रिया के जाने के बाद मैंने तुम्हारे फोन नहीं उठाए। कणिका, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो। आखिरकार प्रिया और मेरे बीच कुछ गलतफहमी तो है, लेकिन आज तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? रुद्र को कणिका की व्याख्या सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने बेचैनी से पूछा। कणिका ने रुद्र की तरफ देखा और हिचकिचाई। फिर उसने अपने होंठ काटे और कहा, रुद्र, मुझे लगता है प्रिया गायब हो गई है। जब रुद्र ने यह सुना तो वो पूरी तरह से जम गया। उसकी शक्ल पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि उसने घबराहट में पूछा, कणिका, क्या क्या तुम मजाक कर रही हो? प्रिया क्यों गायब हो गई? मैं मजाक नहीं कर रही। कणिका ने असहाय होकर सिर हिलाया और आगे कहा, प्रिया के विदेश जाने के बाद उसने मेहरा परिवार से पूरी तरह से संपर्क तोड़ दिया। यहां तक कि प्रिया के माता पिता को भी नहीं पता कि वह कहां गई। हालांकि वो मुझे हफ्ते में कुछ बार कॉल करके अपनी स्थिति बताती थी ताकि मैं निश्चिंत रह सकूं। लेकिन प्रिया का आखिरी कॉल आए हुए 1 महीना हो गया है। रुद्र ने कणिका की तरफ देखा। उसकी आंखें सदमे और उलझन से भरी हुई थी। कुछ दिन पहले मैं सीधे वहीं गई जहां प्रिया रहती है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। मैंने उसके स्कूल में उसके बारे में पूछा और स्कूल ने कहा कि प्रिया 2 महीने से स्कूल नहीं गई है। कणिका ने रुककर आगे कहा, रुद्र, मैंने प्रिया को ढूंढने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया जो मैं सोच सकती थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। मुझे मजबूर होकर तुम्हें ढूंढना पड़ा। मैं जानती हूं कि तुम बहुत से लोगों को जानते हो और तुम्हारे बहुत से संपर्क है। मुझे उम्मीद है कि तुम प्रिया को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो। तुम मुझे अभी क्यों बता रही हो? रुद्र ने कणिका पर चिल्लाया। प्रिया ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें उसके ठिकाने के बारे में न बताऊं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कणिका ने शर्मिंदगी के साथ जवाब दिया। जब रुद्र ने देखा कि कणिका कितनी शर्मिंदा थी, तो उसने एक गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। कणिका, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम मुझे प्रिया का पता दे दो, मैं खुद वहां जाकर उसे ढूंढूंगा। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के कणिका से कहा। कणिका ने रुद्र के भावों को देखा और हिचकिचाती हुई लगी। आखिरकार प्रिया ने जोर देकर कहा था कि रुद्र को उसका पता और संपर्क जानकारी किसी भी हाल में नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए कणिका को नहीं पता था कि उसे रुद्र को बताना चाहिए या नहीं। कणिका, क्या तुम गंभीर हो? प्रिया इतने लंबे समय से गायब है। अगर हम और देरी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। रुद्र जानता था कि कणिका क्या सोच रही थी, इसलिए उसने बेचैनी से आग्रह किया। ठीक है। कणिका ने असहाय होकर सिर हिलाया, फिर अपना फोन निकाला और प्रिया का पता और संपर्क जानकारी रुद्र को भेज दी। कणिका, अगर तुम्हारी तरफ से कोई खबर आती है तो मुझसे तुरंत संपर्क करना। अगर मेरी तरफ से कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें बताऊंगा। रुद्र को प्रिया का पता और संपर्क जानकारी मिलने के बाद उसने कणिका को एक साधारण अनुस्मारक दिया और कैफे से चला गया। कणिका ने रुद्र को जाते हुए देखा। उसकी आंखें असहायता और आत्मदोष से भरी हुई थी। प्रिया का पता मिलने के बाद रुद्र जल्दी से स्टारबक्स से बाहर भागा। रुद्र जानता था कि प्रिया के गायब होने के केवल 4 ही कारण हो सकते थे। पहला कारण यह था कि सिंह फैमिली के लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे और उन्होंने प्रिया पर हमला किया था। दूसरा कारण यह था कि सेठी के लोगों ने रुद्र को धमकाने के लिए प्रिया का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। तीसरा कारण यह था कि यह प्रिया खुद थी। हो सकता है कि उसका किसी से झगड़ा हो गया हो, लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम थी। प्रिया का स्वभाव बहुत अच्छा था और उसका किसी से झगड़ा नहीं होता था। इसके अलावा
प्रिया पूरे भारत की सबसे सुरक्षित जगह पर रहती थी। प्रिया स्कूल में रहती थी, इसलिए कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हो सकता था। इसलिए रुद्र को लगा कि यह बहुत संभव है कि सिंह फैमिली या सेठी के लोगों ने प्रिया पर हमला किया हो। हालांकि एक आखिरी संभावना भी थी, जो सबसे आशावादी थी। प्रिया गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसने कणिका से संपर्क नहीं किया था। यह सोचकर रुद्र ने तुरंत अपना फोन निकाला और नेहाल का नंबर डायल किया। रुद्र नेहाल से अपने लिए भारत का टिकट बुक करने के लिए कहेगा और फिर उसे बताएगा कि वह जा रहा है। रिंग रिंग 2 बार फोन बजने के बाद नेहाल ने कॉल उठाया। मिस्टर सिंघानिया, क्या हुआ? नेहाल ने धीरे से पूछा। आज रात मेरे लिए भारत की फ्लाइट बुक करा दो और फिर भारत में हमारी कंपनी के इंचार्ज से मुझे संपर्क करने के लिए कहो। मुझे वहां कुछ काम है, रुद्र ने कहा। रुद्र का आदेश सुनकर नेहाल कुछ देर के लिए चौंक गया। उसने हैरान होते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप अचानक भारत क्यों जाना चाहते हैं? प्रिया गायब हो गई है, रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मिस मेहरा गायब हो गई है। यह सुनकर नेहाल को बहुत बड़ा झटका लगा। हाँ, मुझे शक है कि ये सिंह फैमिली या सेठी के लोगों ने प्रिया के साथ ऐसा किया होगा। हालांकि जिसने भी ऐसा किया है, यह मुझसे संबंधित होना चाहिए। मुझे खुद वहां जाना होगा। रुद्र ने सिर हिलाया। सिंह फैमिली के लिए ऐसा करना नामुमकिन है। अगर सिंह फैमिली ने ऐसा किया होता तो जयिता मुझे बता देती। वो कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करेगी, नेहाल ने मना कर दिया। तो फिर ये सेठी के लोग थे? रुद्र ने दांत पीसे। मिस्टर सिंघानिया, मिस मेहरा को गायब हुए कितना समय हो गया है? नेहाल ने पूछा। लगभग 1 महीना, रुद्र ने जवाब दिया। मिस्टर सिंघानिया, अगर सेठी के लोग मिस मेहरा का इस्तेमाल करके आपको धमकाना चाहते, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने आपसे तुरंत संपर्क क्यों नहीं किया और आपको ये खबर 1 महीने बाद ही क्यों मिली? नेहाल रुद्र से ज्यादा शांत था, इसलिए वह रुद्र से ज्यादा पूरी तरह से चीजों पर विचार करेगा। इसका क्या मतलब है? रुद्र हिचकिचाया। मुझे नहीं लगता कि सेठी अकेले मिस मेहरा के खिलाफ जाएगा। आखिरकार मिस मेहरा सेठी के किसी काम की नहीं है। उन्हें मिस्टर सिंघानिया आप पर हमला करना होगा। लेकिन अगर वे आपको निशाना बनाते हैं, तो सेठी ने हमसे संपर्क क्यों नहीं किया? नेहाल रुका और फिर आगे बोला। मुझे लगता है कि शायद मिस मेहरा अब हमसे संपर्क नहीं करना चाहती है। मैं अब कुछ भी नहीं सोच सकता। मुझे ये देखने के लिए जल्दी से भारत जाना होगा कि क्या हो रहा है, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। मिस्टर सिंघानिया, मेरा सुझाव है कि आप अभी न जाएं। नेहाल ने सलाह दी। प्रिया पहले ही गायब हो चुकी है। क्या मुझे ऐसा दिखाना होगा कि कुछ नहीं हुआ? रुद्र चिल्लाया। मिस्टर सिंघानिया, घबराइए मत, मुझे बात पूरी करने दीजिए। नेहाल ने जल्दी से जवाब दिया और फिर आगे कहा। अभी स्थिति यह है, मैंने पहले ही यह खबर फैला दी है कि आप एक पार्टी आयोजित करेंगे। मैंने देवनगर के सभी वीआईपीज और अमीर लोगों को आमंत्रित किया है। नंदिनी को भी ये खबर मिल गई होगी। हमने इतने समय तक इतनी मेहनत की है। अगर आप भारत चले जाते हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नेहाल, मेरी मंगेतर अभी गायब है। मुझे इन चीजों के बारे में सोचने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कंपनी की चीजों की प्रिया से तुलना नहीं की जा सकती, रुद्र ने घबराकर कहा। ठीक है, तो इन बातों पर विचार न करें। मिस्टर सिंघानिया, आपके पास भारत का वीजा नहीं है। भले ही हम अपने संपर्क का इस्तेमाल करें, लेकिन वीजा प्राप्त करने में आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। आप 1 हफ्ते बाद ही वहां जा सकते हैं। दूसरा, आप भारत से परिचित नहीं हैं। अगर आप वहां चले भी जाते हैं तो क्या कर पाएंगे? आप मिस मेहरा को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा अगर मिस मेहरा भारत में बिल्कुल भी नहीं है तो क्या आपकी यात्रा बेकार नहीं हो जाएगी? नेहाल ने जल्दी से कहा। यह सुनकर रुद्र शांत हो गया। उसे लगा कि नेहाल जो कह रहा था वह सही था। वह भारत से परिचित नहीं था, इसलिए अगर वह वहां जाता भी तो कोई फायदा नहीं होता। तो आपको क्या लगता है कि हमें अब क्या करना चाहिए? रुद्र ने एक पल के लिए सोचा और धीमी आवाज में पूछा। मिस्टर सिंघानिया, आप मुंबई में रहकर पार्टी में भाग ले सकते हैं। मैं भी कुछ संपर्क खोजूंगा ताकि आपके लिए जल्द से जल्द वीजा मिल सके
निहाल ने जवाब दिया। तो हम एक हफ्ते तक कुछ नहीं कर सकते? रुद्र ने बेचैनी से पूछा। हमारी कंपनी का भारत में एक इंचार्ज भी है और इस इंचार्ज का वहां एक निश्चित सामाजिक कद और प्रभाव है। मैं वहां के इंचार्ज से संपर्क करूंगा और उससे मिस मेहरा को ढूंढने में मदद करने के लिए कहूंगा। साथ ही मैं ये भी पता करूंगा कि मिस मेहरा भारत में किसे जानती है और देखूंगा कि क्या मुझे कोई सुराग मिल सकता है, निहाल ने व्यवस्थित रूप से कहा। रुद्र हिचकिचाया, फिर लाचार होकर आह भरी और निराशा से कहा, ठीक है, हम अभी के लिए बस इतना ही कर सकते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यह सच में सेठी के लोगों ने मिस मेहरा के साथ किया तो सेठी उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। पार्टी खत्म होने के बाद नंदिनी आपसे जल्द से जल्द संपर्क करेगी। आखिरकार सबवे प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत जरूरी है। वो सेठी के लोगों में से एक है, इसलिए आप नंदिनी से मिस मेहरा के बारे में जानकारी ले सकते हैं। निहाल ने रुद्र को दिलासा देना जारी रखा। ठीक है, ये सही लगता है। रुद्र का निहाल की इन बातों को सुनने का मन नहीं था। उसने सामान्य सा जवाब देकर फोन काट दिया। निहाल के साथ फोन पर बात करने के बाद रुद्र का मूड चिड़चिड़ा हो गया था। आखिरकार इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद प्रिया के बारे में आखिरकार खबर मिली। हालांकि रुद्र ने ऐसी खबर मिलने की उम्मीद नहीं की थी। प्रिया का पता अज्ञात था और रुद्र कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अब बहुत चिंतित था। मुंबई यूनिवर्सिटी में रुद्र की पहचान के बारे में खबर पहले ही फैल चुकी थी। हर जगह कई अफवाहें थी, इसलिए रुद्र स्वाभाविक रूप से कक्षाओं के लिए स्कूल नहीं जा सकता था। बेशक रुद्र को यह भी पता था कि ईशा का एक व्यापक नेटवर्क था। वह ईशा से मदद मांगने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन अंत में रुद्र ने इस विचार को छोड़ दिया। इसलिए 3 दिन बीत चुके थे। रुद्र विला में निहाल से खबर का इंतजार कर रहा था। हालांकि इन 3 दिनों में कोई खबर नहीं थी, जिससे रुद्र और भी निराश हो गया था। रुद्र की नजरों में प्रिया के ठिकाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। हालांकि रुद्र को यह नहीं पता था कि वह 3 दिन जो विला में छिपा हुआ था, मुंबई में सबसे जीवंत 3 दिन थे, क्योंकि देवनगर के रुद्र के नाम पर आयोजित पार्टी शुरू होने वाली थी। बलराम की विरासत को संभालने के बाद यह रुद्र की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। भले ही बहुत से लोगों ने रुद्र के बारे में सुना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कैसा दिखता था या वह कौन था। इस बार सेठी का ध्यान आकर्षित करने के लिए निहाल ने रुद्र के नाम का उपयोग करके एक पार्टी आयोजित की। उन्होंने 4 प्रांतों के सभी प्रसिद्ध सीईओ और टाइकून को आमंत्रित किया। 4 प्रमुख शहरों के वीआईपी आएंगे और वे स्वाभाविक रूप से केवल रुद्र के लिए आए थे। एक पल में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और देवनगर के विभिन्न स्थानों से कई लग्जरी कारें आई। ये सभी कारें अरबतियों से भरी हुई थी। जब निहाल ने पहली बार इन अमीर लोगों को आमंत्रित किया तो उन्होंने मानक निर्धारित किया कि उनकी कुल संपत्ति कम से कम 1 अरब होनी चाहिए, अन्यथा वे पार्टी में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे। जब मुंबई के आम लोगों ने इन लग्जरी कारों को देखा तो वे सभी हैरान दिख रहे थे, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरह का व्यक्ति यहाँ इतनी सारी लग्जरी कारों को इकट्ठा कर सकता है। हालांकि आम लोगों को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन वे जानते थे कि मुंबई में कुछ बड़ा होने वाला था। रुद्र, जो घर पर प्रिया की खबर का इंतजार कर रहा था, उसे अचानक निहाल का फोन आया। रुद्र ने सोचा कि निहाल के पास उसके बारे में खबर है, इसलिए वो उत्साहित था और जल्दी से कॉल उठा लिया। हालांकि जब उसने कॉल उठाया तो उसे पता चला कि यह प्रिया के बारे में नहीं था। इसके बजाय वो रुद्र को आज रात की पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कह रहा था। रुद्र का ऐसी पार्टी में भाग लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उसने सहज रूप से मना करना चाहा, हालांकि निहाल ने उसे अच्छी तरह से समझाया। आखिरकार ये सेठी के लोगों को बाहर निकालने का सबसे अच्छा अवसर था। अगर वह इसे चूक जाता तो ऐसा अवसर ढूंढना असंभव हो जाता। इसलिए रुद्र केवल असहाय रूप से सहमत हो सका। निहाल के साथ फोन पर बात करने के बाद रुद्र ने खुद को साफ किया और अकेले विला से बाहर निकल गया।
प्रिया के लापता होने के बारे में जानने के बाद ये पहली बार था जब रुद्र विला से बाहर निकला था। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र ने पार्टी आयोजित करने वाले होटल तक टैक्सी ली। यह होटल स्वाभाविक रूप से रुद्र की कंपनी के तहत एक 5 सितारा होटल था। जब रुद्र ने होटल के सामने पार्किंग में खड़ी लग्जरी कारों को देखा तो वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने अपने प्रभाव को इतना भयानक होने की उम्मीद नहीं की थी। लगभग 1000 पार्किंग स्थान लग्जरी कारों से भरे हुए थे। इसका मतलब था कि आज पार्टी में 1000 से अधिक लोग भाग लेंगे। एक बार में इतने सारे अमीर लोगों को इकट्ठा करने के लिए रुद्र शायद 4 शहरों में ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। नेहाल का भी ऐसा प्रभाव नहीं था। हिचकिचाने के बाद रुद्र कार से बाहर निकल गया और होटल की ओर चलने वाला था। हालांकि 2 कदम चलने के बाद रुद्र अचानक रुक गया और थोड़ी दूर पर एक जगह को देखने के लिए अपनी आंखें संकरी कर ली। एक मर्सिडीज बेंज से कुछ फैशनेबल कपड़े पहने हुए पुरुष और महिलाएं बाहर निकले। ये फैशनेबल पुरुष और महिलाएं रवीना, राधिका, आराध्या, अजय और राकेश थे। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि वे पार्टी में आएंगे। आखिरकार रुद्र ने आखिरी बार रिसोर्ट में अलग होने के बाद से इन लोगों को नहीं देखा था। रुद्र चुपचाप दूरी पर खड़ा रहा और रवीना और बाकी लोगों को देखा। हिचकिचाने के बाद वो उनकी ओर नहीं गया। इसके बजाय उसने होटल में प्रवेश करने से पहले उनका इंतजार करने का फैसला किया। भले ही रवीना, राधिका और अन्य लोग पहले ही आ चुके थे, लेकिन रुद्र ने पार्टी में भाग लेने के विचार को नहीं छोड़ा। आखिरकार स्कूल स्पोर्ट्स मीट की घटना पहले ही पूरे स्कूल में फैल चुकी थी। रुद्र को अपनी पहचान उजागर होने का डर नहीं था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र का इतना प्रभाव होगा। कार छोड़ने के बाद आराध्या ने पार्किंग में लग्जरी कारों और चौंकाने वाले लाइसेंस प्लेट नंबरों को देखा। वह चकित थी। उसने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। हाँ, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र इतना शक्तिशाली होगा, राधिका ने कहा। रवीना ने उन दोनों को उदासीनता से देखा और कुछ नहीं कहा। रुद्र नेहाल और शौर्यवीर सिंह का बॉस है। वह देवनगर में नंबर 1 व्यक्ति है। इसके अलावा आज पहली बार वो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये एक सबवे प्रोजेक्ट के लिए है, इसलिए 4 शहरों के वे अमीर वीआईपी सम्मान देंगे। राकेश ने राधिका को देखा और कहा, मुझे समझ आया। राधिका ने सिर हिलाया। वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन रिसोर्ट में रुद्र को रुद्र सिंघानिया होने का दावा करते हुए याद आया। ये हास्यास्पद है। रुद्र क्या सोच रहा था? उसने देवनगर के रुद्र सिंघानिया होने का दावा करने की हिम्मत कैसे की? अगर रुद्र में वास्तव में इतनी महान क्षमता है तो मैं उसकी प्रेमिका बन जाऊंगी। राधिका ने अंदर ही अंदर आह भरी। राधिका, तुम क्या सोच रही हो? रवीना को लगा कि राधिका का चेहरा थोड़ा अजीब था और वो धीरे से पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। नहीं, कुछ नहीं है। राधिका एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर जल्दी से सिर हिलाया। मेरा दोस्त हमें लेने आ रहा है, चलो चले। राकेश अचानक चिल्लाया। ठीक है। ये सुनकर सभी ने सिर हिलाया और फिर होटल के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगे। राकेश, अजय, राधिका, रवीना और बाकी सब लोग अभी अभी होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे ही थे कि उन्होंने एक आदमी को हड़बड़ी में बाहर आते देखा। जब उस आदमी ने अजय और राकेश को देखा तो उसने जल्दी से धीरे से आवाज दी, मिस्टर मेहरा, आप आखिरकार आ गए। मैं आपका बहुत देर से इंतजार कर रहा था। चलिए अंदर चलते हैं। श्रीराम, मदद के लिए धन्यवाद। राकेश ने उस आदमी को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। सभी के सामने वो आदमी श्रीराम था और श्रीराम के पिता इस होटल के जनरल मैनेजर थे। राकेश के श्रीराम के साथ अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने श्रीराम से संपर्क किया और पिछले दरवाजे से पार्टी में प्रवेश करना चाहता था। तर्कसंगत रूप से, चाहे वह राकेश, अजय या रवीना हो, उनके परिवार इस पार्टी में भाग लेने के योग्य थे। हालांकि केवल उनके परिवार के बड़े ही भाग लेने के योग्य थे, जबकि राकेश और अजय जैसे जूनियर इस पार्टी में भाग लेने के योग्य नहीं थे। श्रीराम ने अजय और राकेश के साथ एक साधारण अभिवादन का आदान प्रदान किया, फिर एक अजीब भाव के साथ कहा, मिस्टर मेहरा, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। वो क्या है?
राकेश एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और उलझन भरे लहजे में पूछा, मेरे पिता को आपको पार्टी में प्रवेश करने की अनुमति देने में मुझे बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन आपके पास निमंत्रण नहीं है, इसलिए आप मुख्य प्रवेश द्वार से नहीं जा सकते। हमें कर्मचारियों के रास्ते से प्रवेश करना होगा। जब तक हम पार्टी के हॉल में प्रवेश करते हैं, कोई भी आपकी पहचान के बारे में नहीं पूछेगा। श्रीराम ने माफी मांगते हुए समझाया। क्या यह सिर्फ एक पार्टी नहीं है? क्या इतना सख्त होने की जरूरत है? अजय थोड़ा असंतुष्ट लग रहा था। आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति कम नहीं थी। उसे पिछले दरवाजे का उपयोग करने के बारे में बहुत असंतोष था। मिस्टर मेहरा, इस दावत में बहुत सारे बॉस भाग ले रहे हैं। मूल रूप से चारों प्रांतों के सभी प्रसिद्ध बॉस यहाँ हैं। उनमें से कोई भी दसियों अरबों का है। श्रीराम ने एक असहाय भाव के साथ जवाब दिया। फिर कहा, पहले मिस्टर नेहाल ने मानक निर्धारित किया था कि जिनकी कुल संपत्ति 1 अरब रुपए से कम है वे प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। हालांकि हमारे होटल का लॉबी केवल 1000 लोगों को समायोजित कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मानक को न्यूनतम 10 बिलियन रुपए पर निर्धारित किया गया है। आप लोग प्रवेश करने में सक्षम हैं। ये पहले से ही एक चमत्कार है। बहुत से लोग मेरे पिता से विनती करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर नहीं जा पाते। 10 अरब से अधिक। जब आराध्या ने यह सुना तो वो गहरी सांस लिए बिना नहीं रह सकी। वो बहुत हैरान थी। आराध्या के परिवार के पास ज्यादा से ज्यादा 1 अरब की संपत्ति थी। अगर श्रीराम की बात सच थी तो आराध्या के माता पिता प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। इससे यह देखा जा सकता था कि आज की पार्टी का स्तर कितना भयानक था। ये एक ऐसा दायरा था जिसमें साधारण लोग 10 जन्मों तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी फिट नहीं हो पाते। श्रीराम का स्पष्टीकरण सुनने के बाद अजय ने और कुछ नहीं कहा। चलो अंदर चलते हैं, राकेश ने कहा। ठीक है, मेरे साथ इस रास्ते से आइए। श्रीराम ने सिर हिलाया और राकेश और अन्य को कर्मचारियों के रास्ते पर ले गया। कुछ देर बाद रवीना, राकेश, अजय, राधिका और बाकी सब लोग होटल की लॉबी में प्रवेश कर गए। इस समय लॉबी पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। इन लोगों में से हर एक का असाधारण व्यवहार था और वे ये महसूस करा रहे थे कि वे साधारण लोग नहीं थे। इन लोगों ने भी छोटे छोटे समूह बना लिए थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातचीत की सामग्री सभी व्यापारिक मामलों के बारे में थी। आखिरकार इस तरह की पार्टी बॉस के लिए अपने सामाजिक दायरे का विस्तार करने का सबसे अच्छा अवसर था। जब राकेश, अजय और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। हालांकि वे जानते थे कि उन्हें इस दायरे में शामिल होने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि उनके पास इन लोगों से बात करने का भी अधिकार नहीं था। इन लोगों के सामने उनके माता पिता भी सबसे साधारण अस्तित्व थे। सभी ने हॉल में माहौल को स्कैन किया, फिर कोने में डाइनिंग टेबल पर गए और खाते खाते बातें की। दरअसल वे आज यहाँ मुख्य रूप से अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और ये देखने आए थे कि तथाकथित देवनगर के मिस्टर सिंघानिया कौन थे। इसलिए भले ही वे पार्टी का हिस्सा नहीं बन सके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जब रुद्र ने राकेश, अजय और अन्य को होटल में प्रवेश करते देखा तो वह भी होटल में चलने वाला था। रुद्र, लेकिन इस समय रुद्र के पीछे से अचानक एक आवाज आई। जब रुद्र ने यह आवाज सुनी तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फिर वो जल्दी से मुड़ा और महसूस किया कि वो सुंदर अध्यक्ष थी जिसे रुद्र ने उस समय बचाया था, कंचन। इस समय कंचन अभी अभी अपनी कार से बाहर आई थी। जब उसने रुद्र को मुड़ते देखा तो वह और भी हैरान लग रही थी। उसने यहां रुद्र से मिलने की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वो अपनी ऊंची एडी में जल्दी से रुद्र की ओर चली गई। कंचन आज बहुत सुंदर कपड़े पहने हुई थी। उसने एक छोटी सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसकी लंबी आकृति छोटी पोशाक के नीचे विशेष रूप से आकर्षक लग रही थी। उसकी पतली और गोरी टांगे बिना किसी आरक्षण के हवा में थी। उसने काले रंग की ऊंची एडी भी पहनी हुई थी। उसका सुंदर चेहरा और उसके काले घुंघराले बाल लोगों को अवर्णनीय प्रलोभन दे रहे थे। जब रुद्र ने कंचन को देखा तो वो कुछ हैरान था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कंचन यहां क्यों होगी। हालांकि
दूसरे विचार पर आज इस पार्टी को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य सभी को यह बताना था कि रुद्र सबवे परियोजना जीतने जा रहा था। कंचन इस परियोजना के लिए एक प्रतियोगी थी, इसलिए आज उसका पार्टी में आना सामान्य था। कंचन बहुत समय बाद मिले। रुद्र ने कंचन से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से नहीं देखा है। तुम हाल ही में क्या कर रहे हो? कंचन ने खुशी से पूछा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं मुख्य रूप से स्कूल में कक्षाएं ले रहा हूं। रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। फिर उसने कंचन को देखा और धीरे से पूछा, कंचन, क्या तुम्हारा पैर पूरी तरह से ठीक हो गया है? हाँ, कंचन ने सिर हिलाया और कहा, तुम यहां पार्टी में भाग लेने के लिए तो नहीं हो ना? ओह, रुद्र एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं यहां पार्टी में भाग लेने के लिए हूं। ये बहुत अच्छा है। मैं यहां अकेले थोड़ा ऊब गई हूं। चलो एक साथ अंदर चलते हैं। कंचन ने रुद्र को खींचने की पहल की। रुद्र ने असहायता से कंचन को देखा और कुछ नहीं कहा। वह सीधे कंचन के पीछे होटल के प्रवेश द्वार तक गया। हालांकि जब रुद्र होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसे अचानक एक बहुत ही गंभीर समस्या का एहसास हुआ। उसके पास निमंत्रण नहीं था। आज की पार्टी देवनगर की सबसे शानदार पार्टी थी। मूल रूप से जो लोग भी पार्टी में आए थे वे सभी 4 प्रांतों के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। कम से कम उन्हें अंदर जाने के योग्य होने के लिए 10 अरब रुपए से अधिक का मालिक होना था। इसलिए होटल की सुरक्षा भी बहुत अच्छी थी। कोई भी हो, उसे अंदर जाने के लिए आमंत्रण पर भरोसा करना पड़ता था। यह भी कारण था कि श्रीराम ने राकेश, अजय और अन्य को कर्मचारियों के रास्ते से लाना चुना। अगर कुछ भी बेतरतीब लोग अंदर घुस आते तो यह परेशानी वाली बात होती। यहां तक कि निहाल और अन्य भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे। रुद्र के कंचन के साथ होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके पास आमंत्रण नहीं था। आखिरकार रुद्र इस होटल का मालिक और इस पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ये सभी बॉस केवल रुद्र के लिए यहां आए थे। जब रुद्र निहाल के साथ फोन पर था तो उसने नहीं सोचा था कि उसे अंदर जाने के लिए एक आमंत्रण की आवश्यकता होगी। आखिरकार कोई भी अपनी खुद की पार्टी में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र तैयार नहीं करेगा। बेशक रुद्र एक अपवाद था, क्योंकि होटल के कर्मचारी रुद्र को नहीं जानते थे। इसलिए रुद्र निहाल और अन्य की तरह केवल अपने चेहरे से होटल में प्रवेश नहीं कर सकता था। स्वाभाविक रूप से कंचन को आमंत्रण पत्र मिला था। इसलिए कंचन कर्मचारियों के पास गई और एलिगेंटली अपने बैग से आमंत्रण पत्र निकाला। कर्मचारी ने कंचन के आमंत्रण पत्र की सावधानी पूर्वक जांच की। कोई समस्या नहीं होने की पुष्टि करने के बाद उसने सम्मान पूर्वक कहा, मिस पाटिल, आपका स्वागत है, धन्यवाद। कंचन ने धीरे से सिर हिलाया और होटल में चली गई। हालांकि कंचन ने 2 कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि रुद्र उसके पीछे नहीं आया। इसलिए वो रुद्र को देखने के लिए मुड़ी और महसूस किया कि वो अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे कि उसका अंदर आने का कोई इरादा ही नहीं था। रुद्र, क्या तुम आ रहे हो? कंचन ने रुद्र से धीरे से पूछा। कंचन, तुम पहले अंदर क्यों नहीं जाती? मैं थोड़ा और इंतजार करूंगा। रुद्र अब कंचन को कुछ भी समझाना नहीं चाहता था। आखिरकार जैसे ही कंचन चली जाती, रुद्र निहाल को फोन करेगा और होटल के कर्मचारी सम्मान पूर्वक उसे अंदर आमंत्रित करेंगे। कंचन एक बहुत ही समझदार महिला थी। वो पहले ही अनुमान लगा चुकी थी कि रुद्र वहां खड़ा था और अंदर नहीं आ रहा था क्योंकि उसके पास आमंत्रण नहीं था। जब कंचन ने रुद्र को ये कहते हुए सुना कि वह पार्टी में भाग लेने के लिए यहाँ था तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। आखिरकार कंचन, जो मेट्रो परियोजना के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली एक कंपनी की अध्यक्ष थी, के अलावा आज पार्टी में आने वाले सभी लोग 4 प्रांतों में प्रसिद्ध अमीर बॉस थे। रुद्र सिर्फ एक साधारण व्यक्ति था। उसके लिए आमंत्रित होना असंभव था। कंचन को लगा कि रुद्र यहाँ सिर्फ एक नजर डालने के लिए आया होगा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह पार्टी में भाग लेने के लिए यहाँ था। हालांकि रुद्र को यह उम्मीद नहीं थी कि उसे अंदर जाने के लिए एक आमंत्रण की आवश्यकता होगी।
कंचन कम उम्र में ही एक सूचीबद्ध कंपनी की अध्यक्ष बन गई थी। उसके पास बहुत उच्च आईक्यू और ईक्यू था, इसलिए उसने रुद्र को उजागर नहीं करने का विकल्प चुना। ये व्यक्ति मेरा सहायक है, मैं उसे अंदर ला सकती हूं, है ना? कंचन मुड़ी और कर्मचारी से धीरे से पूछा। पार्टी में आने वाले बॉस की सुविधा के लिए आमंत्रण पत्र में विशेष रूप से कहा गया था कि मेहमानों को एक सहायक या सचिव को लाने की अनुमति थी। कंचन स्वाभाविक रूप से ये जानती थी। बेशक, आपको बस उसका नाम दर्ज करना होगा। कर्मचारी ने जल्दी से सिर हिलाया। रुद्र, मेरे साथ अंदर आओ। कंचन ने जल्दी से रुद्र को इशारा किया। जब रुद्र ने कंचन के शब्दों को सुना तो वो असहाय होकर मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वह कंचन के बगल में चला गया और कर्मचारी को अपना नाम बताया। जब कर्मचारी ने रुद्र सिंघानिया नाम सुना तो वो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने पंजीकरण किया और फिर रुद्र को देखा और कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप अब अंदर जा सकते हैं। कंचन ने रुद्र को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा, फिर हॉल की ओर चली गई। आज की पार्टी साधारण नहीं है। यह देवनगर में एक बड़े व्यक्ति द्वारा आयोजित एक पार्टी है। कोई भी व्यक्ति आकर इसमें भाग नहीं ले सकता। कंचन ने जाते जाते रुद्र से कहा। ओह, मैं समझा। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। इस समय कंचन को शायद पता नहीं था कि वह जिस बड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वो वास्तव में रुद्र था। जब कंचन ने रुद्र की प्रतिक्रिया देखी तो उसने सोचा कि वो थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा और रुद्र को हॉल में ले गई। इस समय हॉल लोगों और मशहूर हस्तियों से भरा हुआ था। वे अमीर लोग जो अक्सर टेलीविजन पर दिखाई देते थे, वे सभी यहाँ गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ इकट्ठा थे। वे 3 से 5 के समूह में बात कर रहे थे और माहौल काफी जीवंत था। इस पार्टी का मेजबान निहाल का बॉस है। उसका बॉस मेट्रो परियोजना के कारण इस पार्टी का आयोजन कर रहा है। मैं भी मेट्रो परियोजना के लिए बोली लगाने वाली कंपनी की बॉस हूं, इसलिए मैं इस पार्टी में भाग लेने के योग्य हूं। कंचन ने फिर से रुद्र से बात करने की पहल की, यह देखने के बाद कि उसने कुछ नहीं कहा था। आज की इस पार्टी में वाकई बहुत सारे अमीर लोग हैं। रुद्र का बात करने का मन नहीं था। आखिरकार वो केवल प्रिया के बारे में सोच सकता था, इसलिए उसने सिर्फ एक बेतू का जवाब दिया। ठीक है रुद्र, मेरे कुछ दोस्त वहां हैं, मैं जाकर उनसे मिलूंगी। तुम आगे जाओ और अच्छा समय बिताओ। अगर कोई तुम्हारी पहचान के बारे में पूछता है तो बस कह देना कि तुम मेरे ड्राइवर हो। रुद्र को उसके साथ बात करने का कोई इरादा नहीं होने पर कंचन ने उसे अपने हाल पर छोड़ने का फैसला किया। ठीक है, रुद्र ने कंचन को देखा और सिर हिलाया। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद कंचन अपनी ऊंची एडी में गरिमा के साथ चली गई। कंचन के चले जाने के बाद रुद्र अकेले एक कोने में खड़ा रहा और आने जाने वाली भीड़ को देखता रहा। वो प्रिया के बारे में सोच रहा था। उसी समय हॉल के दूसरे कोने में कुछ युवा लोग बात कर रहे थे। ये युवा लोग हॉल में कुछ अमीर युवा पीढ़ियों में से थे, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवार अपने कनिष्ठों को ऐसी महत्वपूर्ण पार्टी में भाग लेने के लिए नहीं चुनता। इन युवाओं में राकेश, अजय, इंद्रसेन, जिसका रुद्र के साथ कुछ विवाद था, और एक अपरिचित युवक थे। ये युवक अजय का सबसे अच्छा दोस्त भी था। उसका नाम तेजस्विनी था। तेजस्विनी भी एक प्रसिद्ध प्लेबॉय था। उसका चरित्र इंद्रसेन के समान था। वे अच्छे लोग नहीं थे। चारों प्रांतों में वास्तव में सबसे डरावनी पृष्ठभूमि वाले 4 युवा मालिक थे। ये 4 युवा मालिक 4 प्रांतों में शीर्ष दूसरी पीढ़ी के वारिस थे। इन 4 युवा मालिकों में सबसे पहले आर्थर, दूसरे तेजस्विनी और तीसरे इंद्रसेन थे। उनमें से आर्थर, तेजस्विनी और इंद्रसेन सभी की आधिकारिक पृष्ठभूमि थी। वे चारों प्रांतों में अधिकारियों के 3 सबसे प्रसिद्ध दूसरी पीढ़ी के युवा मालिक थे। वे तीनों वास्तव में योगेंद्र से बहुत अलग थे। आखिरकार योगेंद्र के पिता अनूप चौबे अंडरवर्ल्ड से थे और उनकी एक संदिग्ध पृष्ठभूमि थी। इसलिए योगेंद्र कितना भी अमीर क्यों न हो, उसकी तुलना आर्थर और बाकी 2 से नहीं की जा सकती थी।
इन तीनों में से आर्थर की पृष्ठभूमि सबसे डरावनी थी, क्योंकि आर्थर की फैमिली बेहद शक्तिशाली थी। आर्थर के दादा का देश के केंद्र में भी बहुत प्रभाव था। जब आर्थर के पिता देवनगर में थे, तो वो आर्थर को कुछ समय के लिए देवनगर में रहने के लिए लाए थे। बाद में आर्थर के पिता को पदोन्नत किए जाने के कारण आर्थर ने देवनगर छोड़ दिया। तेजस्विनी के पिता गुजरात के प्रमुख थे। उनके पास वास्तविक शक्ति थी और उनकी शक्ति अद्भुत थी। इंद्रसेन के पिता अर्पित पोखरेजा थे, जो मध्य प्रदेश ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के उप निदेशक थे। इसलिए जब ये तीनों एक साथ होते थे, तो दसियों अरब की कुल संपत्ति वाला एक अमीर आदमी भी उनकी तुलना नहीं कर सकता था। यहां तक कि राकेश जैसे अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस भी उनके दायरे में नहीं आ सकते थे। 4 युवा मालिकों में से अंतिम चौथे अजय मेहरा थे। जब अजय पहली बार आर्थर, तेजस्विनी और बाकी लोगों से मिले, तो उनके परिवार की पृष्ठभूमि वास्तव में सामान्य थी। वे मूल रूप से मेहरा फैमिली के संपर्कों पर निर्भर थे। हालांकि क्योंकि अजय का आर्थर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था और वो आर्थर की बात सुनते थे, वो इस दायरे में कदम रख पाए। अब जबकि अजय देवनगर के उप प्रमुख युद्ध के बेटे थे, उनकी भी एक महान पृष्ठभूमि थी, इसलिए आखिरकार उन्हें एक और मौका मिल गया। अजय, तेजस्विनी और इंद्रसेन के मिलने के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से रुद्र के बारे में बात की। आखिरकार अजय और इंद्रसेन का झगड़ा हुआ था, इसलिए तीनों युवा मालिकों ने रुद्र से बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर दिया। जब रवीना ने अजय और बाकी लोगों की बात सुनी, तो उनका चेहरा चिंता और असहायता से भर गया। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि इन लोगों को रुद्र के साथ क्यों परेशानी करनी पड़ी। आखिरकार रुद्र उनके लिए इतना महत्वहीन था। इसलिए थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद रवीना मुड़ी और चली गई। वो हॉल में टहलने लगी। हालांकि रवीना ने केवल 2 कदम ही उठाए थे कि उन्होंने एक परिचित आकृति को देखा। जब रवीना ने इस आकृति को देखा, तो वो बेहद हैरान थी, क्योंकि ये आकृति उस व्यक्ति के बहुत समान दिख रही थी जिसके बारे में वो सबसे ज्यादा चिंतित थी। इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद रवीना आगे बढ़ी। जब रवीना ने रुद्र को देखा, तो वह स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास था। उसने अपना मुंह ढका और धीमी आवाज में रुद्र पर चिल्लाई, रुद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? जब रुद्र ने रवीना की आवाज सुनी, तो वो अनजाने में मुड़ा और उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और कहा, क्या संयोग है रवीना, तुम भी यहां हो। इस समय रुद्र अभी भी बहुत शांत था। आखिरकार वो पहले ही रवीना, राकेश और बाकी लोगों को अंदर आते हुए देख चुका था, इसलिए वो रवीना की तरह हैरान नहीं था। रुद्र, क्या तुम भी पार्टी में आए हो? रवीना ने रुद्र से संदेहपूर्वक पूछा। इस समय रवीना को लगा कि रुद्र इस तरह के कार्यक्रम में नहीं आ सकता। हाँ, क्या तुम भी पार्टी में आए हो? रुद्र ने पूछा। रवीना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में आह भरी। जिस बात से वो डर रही थी, वही हुआ। इंद्रसेन और अजय इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि रुद्र से कैसे निपटा जाए, और रुद्र वास्तव में खुद ही उनके पास आ गया। अगर रुद्र को उन लोगों ने देख लिया, तो इंद्रसेन और अजय निश्चित रूप से रुद्र को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए रवीना चिंतित हो गई। उसने जल्दी से रुद्र से कहा, रुद्र, तुम अभी इस जगह से चले जाओ। इस जगह से चले जाऊं? जब रुद्र ने रवीना की बातें सुनी, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह मुस्कुराया और पूछा, मुझे इस जगह से क्यों जाना चाहिए? रुद्र, अजय और इंद्रसेन सभी यहां हैं। अगर वे तुम्हें देख लेंगे, तो वे निश्चित रूप से तुमसे बदला लेंगे। रवीना ने बेचैनी से समझाया। रुद्र ने रवीना की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने हाथ बढ़ाया और रवीना के सिर को सहलाया। उसने धीरे से कहा, अजय और इंद्रसेन जैसे लोग मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस समय रुद्र जानता था कि वह अब अपनी पहचान छिपा नहीं सकता है। एक बार पार्टी शुरू होने पर उसकी पहचान सभी को पता चल जाएगी। इसलिए रुद्र ने रवीना से कुछ भी नहीं छिपाया और बहुत सीधे तौर पर बात की। रवीना की आंखें असहायता से भरी थी। इस समय
रवीना ये नहीं समझ पा रही थी कि रुद्र को इस तरह की बातें कहने का साहस कहां से मिला। रुद्र, मैं तुम्हें सच बता रही हूं। रवीना को लगता था कि वो रुद्र को इस जगह से जाने के लिए मना लेगी। रवीना, वहां की मिठाइयां काफी अच्छी हैं, चलो चलकर कुछ खाते हैं। रुद्र का रवीना को अपनी पहचान समझाने का मन नहीं था। एक बार पार्टी शुरू होने पर सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। इसलिए रुद्र ने रवीना को घसीटा और मिठाइयों की तरफ चल पड़ा। इस समय रवीना लगभग टूट चुकी थी। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। दूसरी तरफ राधिका, राकेश और बाकी लोगों ने स्वाभाविक रूप से पार्टी में रुद्र की उपस्थिति पर ध्यान दिया। इस समय वे बहुत उलझन में थे। उन्हें नहीं पता था कि रुद्र अंदर कैसे आया। हालांकि उन्होंने रुद्र से बात करने के लिए पहल नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अजय, इंद्रसेन और बाकी लोगों को इसके बारे में बताया। जब इंद्रसेन को पता चला कि रुद्र भी यहां है तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्सा हुआ। आखिरकार वो रुद्र के थप्पड़ मारने के बारे में नहीं भूल सकता था। इसलिए वो रुद्र से झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे यासिर ने रोक दिया। इंद्रसेन, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? आज यहाँ जो लोग हैं वे सभी बड़े लोग हैं। चूंकि ये लड़का यहाँ है, इसका मतलब है कि वह एक साधारण लड़का नहीं है। हमें कोई कदम उठाने से पहले इस लड़के की पहचान का पता लगाना चाहिए। नहीं तो अगर हम सच में मुसीबत में पड़ गए तो यह अच्छा नहीं होगा। यासिर ने अपने चश्मे को ऊपर किया और धीमी आवाज में कहा, यासिर, इस लड़के की क्या पृष्ठभूमि हो सकती है? वो सिर्फ एक गरीब हारे हुए इंसान है। इंद्रसेन चिल्लाया। इंद्रसेन, रुद्र की वास्तव में कुछ ऐसी पृष्ठभूमि हो सकती है जिसके बारे में हम नहीं जानते। अजय ने एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर धीरे धीरे कहा, उसकी कोई पृष्ठभूमि है? इंद्रसेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और उसका चेहरा थोड़ा उलझन में लग रहा था। फिर उसने माथे पर शिकन डालकर कहा, रुद्र की क्या पृष्ठभूमि है?